1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट से गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर्स ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथों में थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज ही लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर्स कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट एजेंसी FBI आज तक उस पैसेंजर्स की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल पाई। नाजरीन, इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। अब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी भी किस्म की कोई भी सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल में लैंड होना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन गूबर नामी ये पैसेंजर्स इस जहाज में सवार हुआ और जाके अपनी पसंद की सीट पर जाके बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन गूबर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एन्वेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शोफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शोफनर जब डैन गूबर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन गूबर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट्स के पेयर और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के बाद उसने फ्लोरेंस शोफनर को इनडायरेक्टली ये भी बताया कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन गूबर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शोफनर डैन गूबर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन गूबर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन गूबर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जिसको रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन गूबर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल नाखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस तरह सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वायदे के मुताबिक डैन गूबर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स की जोड़ियां फराम की गई और साथ ही साथ जहाज को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन गूबर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने का कहा, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन गूबर ने अपने साथ बेटी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। पायलट ने डैन गूबर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फेनिक्स। डैन गूबर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवा धवा था। इतने
सुनने में डैन कूबर ने पास में बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थे। जब टीना मकलो कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूबर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूबर ने वहां से छलांग लगा दी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पिछले 50 सालों से आज तक उसको डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो जहाज को अच्छे से चेक कर लिया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूबर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूबर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूबर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहाँ चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूबर को किसी ने जंप लगाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन स्टेयर केज खुला रह जाने की वजह से ये बात तो तय है कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं जंप लगाया है। FBI ने जहाज में सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ एक टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट ही मिला जो डैन कूबर पीछे छोड़ के गया था। ताकि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूबर के हुलिये के मुताबिक उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूबर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर जंप लगाया। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, और साथ ही फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये भी मालूम पड़ गया कि जहाज का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डैन कूबर की लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन न ही डैन कूबर का कोई नामो निशान मिला और ना ही ब्रीफ केस और ना ही पैसे। हत्ता के इस एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूबर शायद मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। हिस्ट्री में पहली बार इस केस के लिए FBI ने पब्लिक से मदद लेना शुरू कर दी। डैन कूबर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने की बेसिस पे इनाम देने का वायदा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूबर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस सीरियल नंबर का एक भी नोट दोबारा कभी भी जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था तो उसको वहाँ नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए और खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर्स उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूबर अपने साथ लेकर गया था। डैन कूबर हाईजैकिंग केस के बाद ये 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सोल्व करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा के रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि डॉप जोन में वाक़े लुइस रिवर में ये पैसे वाक़े डैन कूबर से गिरे होंगे और फिर वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। FBI के लिए ये मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था। न सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहाँ से ये पैसे बरामद हुए थे यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद यहाँ एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के नीचे पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये मालूम होता है कि डैन कूबर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पे आके ये पैसे दफनाए होंगे। इस केस को लेकर FBI ने कूबर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग न मिल सका। कई थ्योरी
रिव्यूज ये भी कहती हैं कि गूबर शायद ट्रेंड मिलिट्री कमांडोज था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ के गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के बाद बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी भी जाहिर नहीं हुए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कोबर के इस स्केच के अलावा ये टिकट थी जिस पर उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगा था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा के रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।